हेलो स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर एक सैम्पल ऐसे का वॉक थ्रू लेकर आए हैं। अभी तक हम आपके सामने बहुत से वॉक थ्रूज लेकर आ चुके हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारे वीडियोस विजुअली अपीलिंग हो, इसलिए हम अलग अलग नए नए सुंदर सुंदर डिज़ाइंस सेलेक्ट करके नए नए बैकग्राउंड्स के साथ आपको सैम्पल एसेज एक्सप्लेन करते हैं। आपको बोरिंग सैम्पल्स रीड करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आके अपने कानों में ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगा के बहुत फ़न और सिंपल तरीके से नई चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। आज आप फिर एक बार बहुत से नए वर्ड्स, ऐसे का स्ट्रक्चर और कुछ अच्छे आइडियाज़ से एनरिच होंगे। हमारे एसेस की स्पेशलिटी ये है कि ये सिंपल हैं, इसीलिए ईजी टू अंडरस्टैंड है, बट दैट डजंट मीन कि ये स्कोरिंग नहीं है। ये स्कोरिंग भी है और ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड है। आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके बाकी सैम्पल्स भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। इन मैनी कंट्रीज स्कूल्स हैव सीवियर प्रॉब्लम्स विद स्टूडेंट बिहेवियर। व्हाट डू यू थिंक आर द कॉजेज ऑफ दिस एंड व्हाट सॉल्यूशंस कैन यू सजेस्ट? तो यहाँ ये कहा गया है कि बहुत सी कंट्रीज में स्कूल्स में एक सीवियर होता है, बहुत इंटेंस प्रॉब्लम्स चल रही हैं स्टूडेंट बिहेवियर की वजह से। आप जब ऐसे राइटिंग शुरू करते हैं तो इंश्योर कीजिए कि आप एक एक वर्ड को समझते हैं और उसके बाद राइटिंग शुरू करते हैं। व्हाट डू यू थिंक आर द कॉजेज क्या हैं, और फिर आपको सॉल्यूशंस बताने हैं। तो असेंशियली एस्से का टाइप क्या हुआ? ये कॉजेज एंड सॉल्यूशंस एस्से हुआ। अब हम राइटिंग शुरू करते हैं। एक बार हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि एस्से का टाइप क्या है, हम उसकी राइटिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे इस एस्से का फ्रेमवर्क क्या है। इंट्रोडक्शन और कॉन्क्लूजन के साथ साथ इस एस्से में मैं 3 बॉडी पैराग्राफ्स लिखूंगी। पहले बॉडी पैराग्राफ में कुछ कॉजेज होंगे, बॉडी पैराग्राफ 2 में और कॉजेज होंगे, और बॉडी पैराग्राफ 3 में फिर मैं कुछ सॉल्यूशंस दूंगी। बॉडी पैराग्राफ 1 में जो प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है एक्सेसिव कॉम्पिटिशन, पेरेंट्स और स्कूल की तरफ से प्रेशर, और जॉइंट फैमिलीज़ का ख़त्म हो जाना, न्यूक्लियर फैमिलीज़ का को ज़्यादा इनकरेजमेंट मिल रही है आजकल। तो वो इशू मैं बॉडी पैराग्राफ 1 में लूँगी। बॉडी पैराग्राफ 2 में मैं लिखूँगी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स और इंटरनेट की वजह से कैसे बच्चे जो हैं उनके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, और साथ ही फिर मैं मेंशन करूँगी कि कैसे फिज़िकल एक्सरसाइजेस, ग्रुप एक्टिविटीज़ विद फ्रेंड्स कम हो रही है, जिनकी वजह से भी बच्चों के बिहेवियर में या उनके मैनरिज्म में या उनके एटीट्यूड में चेंजेस आ रहे हैं। और फिर बॉडी पैराग्राफ 3 में मैं इसके सॉल्यूशंस दूंगी। चलिए हम जल्दी से देखते हैं कि हमने अपने एस्से को एक्चुअली लिखा कैसे। ये तो फ्रेमवर्क हो गया और थोड़ी सी प्लानिंग हो गई। प्लानिंग मैं कई बार समझा चुकी हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट को। In many nations, schools experience students showcasing extreme behavioral issues these days. There is a broad range of causes behind this situation. This essay intends to quote some reasons for these issues and suggests a few possible solutions. मेरी इंट्रोडक्शंस देखिए, मैंने पहले सेंटेंस में पैराफ्रेजिंग की है, दूसरे सेंटेंस में मैंने ये लिखा है कि इसके पीछे बहुत से कॉजेज़ हैं, और लास्ट जो सेंटेंस है मैंने एस्से के इंटेंट या एस्से के पर्पस के साथ बेसिकली मैंने इंट्रोडक्शन को क्लोज किया है। बहुत सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, मैं समझा देती हूँ। सीवियर बिहेवियर इश्यूज़ के लिए मैंने वर्ड्स यूज़ किए हैं एक्सट्रीम बिहेवियरल इश्यूज़। शोकेसिंग का मतलब होता है दिखाना। मैंने ऑल टुगेदर सेंटेंस को चेंज कर दिया है। फिर मैंने लिखा है कि इस सब के पीछे एक ब्रॉड रेंज ऑफ कॉजेज़ हैं। ब्रॉड रेंज का मतलब होता है कि एक नहीं, कई, एक पूरी लिस्ट ऑफ कॉजेज़ हैं। और लास्ट सेंटेंस में मैंने लिखा है कि किस तरह ये ऐसे इंटेंशन है इसकी, ये इंटेंड करता है टू कोट माने एक्सप्रेस करना या लिखना या पुट फॉरवर्ड करना कुछ रीजंस, और फिर सजेस्ट अ फ्यू पॉसिबल सॉल्यूशंस। मैं अपने एस्से के बॉडी पैराग्राफ 1 की शुरुआत कर रही हूँ वर्ड फर्स्टली से, क्योंकि मुझे रीजंस देने हैं, कॉजेज़ देने हैं। तो मैं अपने पहले रीज़न की शुरुआत कर रही हूँ फर्स्टली से। द वर्ल्ड इज़ फार मोर कॉम्पिटिटिव देन बिफोर एंड पेरेंट्स वॉन्ट देयर चिल्ड्रन टू डू वेल एकेडमिकली. Consequently, they knowingly or unknowingly put pressure on these young learners. The continued burden of expectations make students' lives a bit more stressful, sometimes leading them to be erratic, moody, withdrawn or violent. एस्से में के जो स्टेटमेंट था
जो हमें टास्क दिया गया था उसमें कोई इश्यूज़ लिखे नहीं गए थे। इश्यूज़ अमूमन यही हैं, तो मैंने उनको भी लिख लिया है। तो यहाँ मैंने पहला कॉज मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने यहाँ लिखा है वर्ल्ड इज़ फार मोर कॉम्पिटिटिव देन बिफोर। पहले से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है आज वर्ल्ड, और पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे एकेडमिकली मतलब स्टडीज़ में अच्छा करें। कॉन्जिक्वेंटली, देखिए कॉन्जिक्वेंटली और एकेडमिकली के बीच में मैंने एक सेमीकोलन लगाया है, और कॉन्जिक्वेंटली के बाद मैंने एक कॉमा लगाया है। इसे कंजंक्टिव एडवर्ब कहा जाता है, पर ये ग्रामर का एक स्ट्रक्चर है। आप अगर चाहें तो हमारी ग्रामर की क्लासेस ज्वाइन करके हमसे ऐसी बहुत सी से लेसन्स आप ले सकते हैं। फिर मैंने लिखा है कॉन्टिन्यूड बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन, जो एक लगातार बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस है, जिससे बच्चे बेचारे कभी जो बर्डन उनके सिर से हटता ही नहीं है, उससे उनकी लाइफ थोड़ी सी और स्ट्रेसफुल हो जाती है। लीडिंग देम टू, जो कभी कभी उन्हें लीड करती है, आगे ले जाती है किस तरफ, इरैटिक होता है वो बिहेवियर जो मतलब कभी अप है कभी डाउन है, जिसका कुछ पता नहीं चलता। मूडी भी एक तरह से इरैटिक ही होता है। विड्रॉन होता है अपने आप में रहना, ज़्यादा घुलना मिलना नहीं। और वायलेंट, बच्चे कभी कभी वायलेंट भी हो जाते हैं। देखिए ये बहुत, हमें 250-300 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है, तो मैं सारे रीजंस तो नहीं लिख सकती, बट जो मेरे दिमाग में एकदम से सबसे प्रोमिनेंट रीजंस आए हैं वो मैं लिख रही हूँ। उसके बाद मैं सेकेंड रीज़न की तरफ जा रही हूँ। देखिए मैंने पिछली इसी पैराग्राफ के रीज़न 1 और रीज़न 2 को कैसे कनेक्ट किया है, ये दोनों चीज़ों को मैंने कनेक्ट किया है with this statement, this situation has been made even harsher as in many nations most families are nuclear families। तो इस सेंटेंस के साथ मैंने पिछले रीज़न को और अगले रीज़न को कनेक्ट किया है। मैं सेकेंडली या फर्दर मोर का भी यूज़ कर सकती थी, बट वो एक किस्म से क्लीशे है, उसे बहुत लोग करते हैं। तो यू कैन कम अप विथ सम न्यू आइडियाज़, और ये एक नया आइडिया जिसे आप नोट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ रीज़न दिया है कि फैमिलीज़ अधिकतर न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, और एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स। एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो फैमिली मेम्बर्स जो हमारे इमीडिएट फैमिली का हिस्सा नहीं होते, यानी कि हमारे पेरेंट्स या भाई बहन नहीं होते, उनके अलावा के जो लोग होते हैं, जैसे चाचा मामा ताया, उनके बच्चे, उनके साथ जो हमारी फैमिली रिलेशनशिप्स हैं वो थोड़ी सी डिमिनिश हुई हैं, थोड़ी नीचे आई हैं, लीडिंग टू अ लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट, जिसने आगे लीड किया है कि बच्चों को उतना इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता, और ना ही सुपरविजन मिलती है। सुपरविजन माने ये देखने वाले लोग अब कम हैं कि बच्चे सही काम कर रहे हैं या गलत, फ्रॉम द नियर एंड डियर वंस, स्पेशली फ्रॉम द एल्डर्स। नियर एंड डियर वंस से, और ख़ास तौर से एल्डर्स की सुपरविजन और इमोशनल सपोर्ट अब उतनी नहीं है, क्योंकि बच्चे जॉइंट फैमिली में नहीं ज़्यादा रहते। तो ये चीज़ बढ़ गई है। जब उनकी लाइफ में कंपटीशन ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो उन्हें कहीं से बहुत अधिक इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता, फिर वो वायलेंट होते हैं, इरैटिक होते हैं, मूडी होते हैं और विड्रॉन होते हैं। यहाँ मेरा बॉडी पैराग्राफ 1 खत्म होता है। सिंपल सा ऐसे, बहुत ज़्यादा समझाने वाली इसमें चीज़ नहीं है। नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ में शुरू करती हूँ वर्ड फर्दर मोर से। फर्दर मोर रीडर को ये बता रहा है कि अभी मैं कुछ और रीजंस देने वाली हूँ, अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई। The negative aspect of the refinement in information technology has contributed to challenging behavioral patterns in students. It has been observed that most school-goers have smartphones, as too much unfiltered, uncensored, objectionable, and misguiding content is freely available online, causing multiple issues. They use their phones to play violent online games in seclusion instead of engaging in physical activities with their friends. As a result, या consequently, children show increased signs of violence, laziness and reduced cheerfulness. यहाँ मैंने बात की है एक किस्म से कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो रिफाइनमेंट हुआ है उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स की, यानी कि उसके नेगेटिव पहलू की, कि कैसे उन्होंने बच्चों के बिहेवियरल पैटर्न्स को चैलेंजिंग बना दिया है। ये ऑब्जर्व किया गया है। देखिए इसे हेजिंग कहा जाता है, जब हम लिखते हैं ना, अपना ओपिनियन एक फैक्ट की तरह ना प्रेजेंट करके उसको थोड़ा सा एक सॉफ्टर टोन में जब हम लिखते हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट मोस्ट स्कूल गोअर्स, देखिए स्टूडेंट के लिए मैंने वर्ड यूज़ किया, स्टूडेंट, स्कूल गोअर, लर्नर, इन सब वर्ड्स को आप नोट कीजिए, मेरे लिखने के स्टाइल को भी आप नोट कीजिए। हैव स्मार्टफोन्स, ज़्यादातर बच्चों के पास आज स्मार्टफोन्स हैं, और टू मच, मतलब टू मच माने कुछ ज़्यादा ही अनफिल्टर्ड। अनफिल्टर्ड मतलब बच्चे कुछ भी देख रहे हैं, कोई उस पर रोक टोक नहीं है कि वो क्या देखें क्या ना देखें। अनसेंसर्ड, अनसेंसर्ड का मतलब है कि ऐसा कंटेंट जो इनअप्रोप्रिएट कंटेंट भी वो देख रहे हैं, तो उसकी कोई सेंसरशिप नहीं है। कोई ये नहीं डिसाइड कर रहा कि इस एज के बच्चे के लिए क्या अप्रोप्रिएट है और क्या नहीं है।
ऑब्जेक्शनेबल, इसमें बहुत सा मटेरियल ऑब्जेक्शनेबल भी होता है जिसपे किसी भी सभ्य इंसान को या सिविल पर्सन को ऑब्जेक्शन हो सकता है, या फिर मिसगाइडिंग। कभी कभी इंटरनेट पे दिए हुए कंटेंट से बच्चे मिसगाइड होते हैं। अभी हम इसकी डेप्थ में नहीं जा सकते क्योंकि हमें ऐसे इतना बड़ा और इतना कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल नहीं लिखना है। इस फ्रीली अवेलेबल, आराम से अवेलेबल है, कॉजिंग मल्टीपल इश्यूज़। इनकी वजह से इनकी लाइफ में मल्टीपल इश्यूज़ हो सकते हैं। दे यूज़ देयर फोन्स टू प्ले वायलेंट गेम्स। यहाँ फिर मैंने सेकेंड बात लिखी है कि इसी फ़ोन को यूज़ करके बच्चे वायलेंट गेम्स खेलते हैं इन सेक्लूजन। सेक्लूजन माने अकेले बैठ के गेम्स खेलते रहते हैं इंस्टेड ऑफ एंगेजिंग इन फिजिकल एक्टिविटीज़। फिजिकल एक्टिविटीज़ में एंगेज होने के बजाय। और उसका रिजल्ट क्या होता है? बच्चों में वायलेंस आती है, लेजीनेस आती है। वो अपने बेड पे बैठ के, जनरली आजकल मैंने देखा है बच्चे बेड पे बैठ के गेम्स ही खेलते हैं, मतलब ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं या कुछ यूट्यूब देखते रहते हैं। एंड रिड्यूस चीयरफुलनेस, जब वो अपने दोस्तों से मिलते नहीं हैं बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक एंगेजमेंट नहीं है उनकी अपने उम्र के लोगों के साथ, तो उनमें एक चीयरफुलनेस भी कम होती है, सीरियस से रहते हैं। मैंने तो यही देखा है। बॉडी पैराग्राफ 3 में मैंने कुछ सॉल्यूशंस कोट किए हैं। द सॉल्यूशंस आर सिंपल एंड अराउंड द कॉर्नर। Students should be encouraged to maintain relationships with friends, neighbors, and family. Most importantly, parents and grandparents must spend quality time with the young members of the family. Children should be more connected with nature, and their screen time should be reduced as much as possible. It is crucial to teach students to be less competitive and more creative. These steps can help a great deal in ensuring children get rid of behavioral challenges and guarantee they are dedicated to their all-round growth. तो यहाँ देखिए, मैंने इस पैराग्राफ में सॉल्यूशंस देने हैं, तो मैंने किस सेंटेंस के साथ इस पैराग्राफ की शुरुआत की है? द सॉल्यूशंस आर सिंपल एंड अराउंड द कॉर्नर। सॉल्यूशंस सिंपल हैं और हमारे आसपास ही कहीं हैं, इर्द गिर्द ही हैं। कोई बहुत ही हमें कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स या बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टेप्स लेने की लाइफ में ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाना चाहिए, मैंने फिर लिखा है और मैंने फिर आगे सॉल्यूशंस दिए हैं। तो जब हम इस तरह के सेंटेंस के साथ पैराग्राफ की शुरुआत करते हैं तो रीडर को समझ आ जाता है कि हम यहाँ अब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इट्स एन इंडिकेशन टू द रीडर। पढ़ने वाले को भी समझ आता है कि लिखने वाले को कुछ अच्छा लिखने की सेंस है, तो आप इस तरह के क्लूज अपने लिए नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाना चाहिए किस चीज़ के लिए? कि वो रिलेशनशिप मेंटेन करे फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, देखिए फिर मैंने इस चीज़ से पिछले और अगले हिस्से को कनेक्ट किया है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स क्वालिटी टाइम, एक अच्छा और मतलब एक क्वालिटी टाइम होता है एक ऐसा टाइम जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ मिलके या ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों के साथ मिलके कुछ अच्छा कर सकें, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें विद द यंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली। देखिए मैंने बच्चों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए या स्कूल गोवर्स के लिए एक और तरह से मैंने उनको एड्रेस किया है, यंग मेंबर्स। फिर मैंने आगे थोड़ा और पॉइंट्स लिखे हैं कि उन्हें नेचर के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम करना चाहिए, और साथ ही बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को सिखाएं कि वो थोड़े कम कॉम्पिटिटिव हों और थोड़े से ज़्यादा क्रिएटिव हों। ये स्टेप्स बहुत अधिक हेल्प कर सकते हैं इन एंश्योरिंग, ये पक्का करने में, गेट रिड ऑफ, कि बच्चे छूट सकें बिहेवियरल चैलेंजेस से। और ये गारंटी करते हैं, मतलब अगर ये सब स्टेप्स लिए जाएं तो डेफिनेटली ये चेंज आएगा कि वो डेडिकेटेड रहें अपने ऑल राउंड ग्रोथ पे। ऑल राउंड ग्रोथ होती है जो एक हमारी लाइफ के हर पहलू में ग्रोथ होती है, लाइक स्टडीज, स्पोर्ट्स, बिहेवियर। तो फिर इंसान के बिहेवियरल चैलेंजेस उतने नहीं होंगे। देखिए यहाँ आप कोई एग्जाम्पल अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं। मैं ऐसे ही लिखती हूँ। कंक्लूजन देखने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि आप हमारी इस प्ले लिस्ट पर जाके इस तरह के और वीडियोस देख सकते हैं। हमने हर वीडियो एक नए डिज़ाइन में बनाया है ताकि आपकी लर्निंग बोरिंग ना हो। कंक्लूजन देख लेते हैं। टू conclude, there is no doubt that schools have been facing challenges in the behaviors of their students, but the problem can be tackled using a few ways. तो यहाँ टू कंक्लूजन से मेरे रीडर को ये समझ आ जाता है कि अब हम कंक्लूजन दे रहे हैं, और बस मैंने अपनी बात को ही री-एम्फसाइज़ किया है एक तरह से कि मैंने इस चीज़ को अग्री किया है कि नो डाउट स्कूल्स इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, पर मैंने ये भी लिखा है कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हैं और कुछ तरीके हैं जिनसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमारा ऐसे ख़त्म होता है। आई होप आपने आज बहुत कुछ नया सीखा होगा, और डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू कि आपके आइल्स या और कोई ऐसा एग्ज़ाम जहाँ एस्से राइटिंग और राइटिंग की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ आपकी हमारे इन वीडियो से बहुत हेल्प होगी।
अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।